हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी आपके सामने मेघालय बोर्ड द्वारा हिंदी के लिए कक्षा 12 की प्रस्तावित पुस्तक आरोह भाग 2 के 16वें अध्याय नमक कहानी की विवेचना प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस नमक कहानी की लेखिका हैं रजिया सज्जाद जहीर। तो रजिया सज्जाद जहीर जी उर्दू की प्रसिद्ध कथाकारा हैं और इनकी रचनाओं में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का बड़ा ही सफल प्रयास मिलता है। सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य इनकी कहानियों की विशेषता रही है। अर्थात यूं कह सकते हैं कि सामाजिक यथार्थ या समाज में जो सच्चाई चल रही है, सामाजिक यथार्थ उसको कहते हैं। सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का बड़ा ही सहज सामंजस्य इस कहानी में या उनकी कई कहानियों में दिखाई देता है। रजिया सज्जाद जहीर की नमक शीर्षक कहानी में विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती हुई यह कहानी है, जिसमें उन्होंने भारत पाकिस्तान विभाजन के समय जो लोग वहां से विस्थापित हुए हैं और भारत में पुनर्वासित हुए हैं या भारत से विस्थापित होकर पाकिस्तान में पुनर्वासित हुए हैं, उनके दर्द को बड़ा ही खूबसूरती से रजिया सज्जाद जहीर जी ने अनुभव किया और उसको अपनी लेखनी का हिस्सा बनाया है। तो रजिया सज्जाद की कहानी नमक, जिसका मैं विवेचन प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उसमें दो मुख्य पात्राएं हैं, दो महिला पात्राएं हैं। पहली है साफिया और दूसरी है सिख बीबी। इन दोनों के बीच की कहानी भारत पाकिस्तान के विभाजन के दर्द को बड़ा ही खूबसूरती से बयां करती है। तो प्रारंभ करते हैं रजिया सज्जाद जहीर की नमक कहानी। तो रजिया सज्जाद जी की पहली पात्रा जो है साफिया और उसकी दूसरी पात्रा है सिख बीबी। वो जो सिख बीबी हैं वो पाकिस्तान से पुनर्वासित होकर भारत आई हैं और भारत में उनका घर, मकान, कोठी, बंगला, व्यवसाय सब कुछ हो जाने के बाद भी वो लाहौर को ही भी अपना वतन मानती हैं और लाहौर से उनकी जन्मस्थली जो है उससे बहुत प्रेम करती हैं। और साफिया, जिनका मायका पाकिस्तान में है, वो पाकिस्तान में उनका प्रेम रहता है। तो इस तरह दोनों तरफ से पुनर्वासित और विस्थापित लोगों का जो परिवार आधा आधा इधर बट गया है और पुनर्वासित होने के बाद जब इतने दशक बीत गए हैं तब भी वो दर्द हृदय में बखूबी दिखाई देता है। तो जो मुख्य पात्रा हैं साफिया, वह किसी सहेली के घर किसी धार्मिक अनुष्ठान में जाती हैं और जब वहाँ जाती हैं तो वहाँ उनको एक सिख बीबी दिखाई देती हैं। वो सिख बीबी जो हैं, जैसे परिवेश में हैं, जैसे वस्त्र पहने हुए हैं, जैसे भाव भंगिमाएं हैं, उसको देखकर साफिया बिल्कुल हैरत में पड़ जाती हैं। हैरत में यूं पड़ती हैं क्योंकि वो सिख बीबी बिल्कुल साफिया की माँ जैसी दिखाई देती हैं और वो सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े हुए और भारी भरकम जिस्म है, सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े हुए, उनकी छोटी छोटी जो आँखें हैं और जिनमें उनका चेहरा उनकी माँ के जैसा मिलता है, साफिया की माँ जैसा, और पूरे चेहरे में नेकी और मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमग कर रही है। जैसा साफिया की माँ का चेहरा और व्यक्तित्व था वैसा ही वह सिख बीबी साफिया को दिखाई देती हैं और वह बार बार उस सिख बीबी को देखती हैं, देख रही हैं। इतने पर जब सिख बीबी को इस बात का एहसास होता है कि साफिया उनको बार बार देख रही हैं, तो वो जिसके घर में धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है उसके परिवार की बहू से यह पूछती हैं कि यह महिला कौन है। तो वो बताती हैं कि ये महिला मुसलमान है और कल ही अपने भाइयों से मिलने लाहौर जा रही हैं। जैसे ही लाहौर की बात सुनती हैं सिख बीबी, लाहौर जाने की बात साफिया के हो रही है, जैसे ही सिख बीबी लाहौर की बात सुनती है, सिख बीबी साफिया के पास आकर लाहौर के बारे में बातें करने लगती हैं कि लाहौर के लोग जो कितने खूबसूरत होते हैं, उम्दा खानों के शौकीन होते हैं, सैर सपाटे के रसिया होते हैं और जिंदा दिली की तस्वीर होते हैं। ये सारी बातें सिख बीबी साफिया को सुनाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी बातें सिख बीबी और साफिया के बीच में होने लगती हैं। इधर धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ कहें, कीर्तन समाप्त हो रहा है और ये दोनों बातें कर रही हैं। बातें करते करते जब कीर्तन समाप्त होता है, लगभग 11-12 बजे, साफिया चलने को होती हैं। दुआ सलाम करके जब साफिया चलने को होती हैं तो सिख बीबी से उनका इतना भाव जुड़ गया है, माँ की तरह महसूस हो रही हैं वो। ये सिख बीबी की तरफ थोड़ी सी आंख उठाकर कहती हैं कि आपको कुछ लाहौर से मंगवाना हो तो आप हुक्म कर सकती हैं, कोई सौगात अगर आपको मंगानी हो तो लाहौर से तो आप मुझे हुक्म कर सकती हैं। हिचकिचाते हुए सिख बीबी ने कहा कि अगर ला सकती हो तो थोड़ा सा नमक ले आना, लाहौरी नमक मेरे लिए ले आना। ऐसा करती हैं और सिख बीबी
यह कहती हैं और साफिया वहाँ से निकल जाती हैं और सवेरे ये गाड़ी पकड़कर पाकिस्तान की तरफ रवाना हो जाती हैं, लाहौर की तरफ रवाना हो जाती हैं। धीरे धीरे 15 दिन बीत जाते हैं। साफिया पाकिस्तान में, लाहौर में अपने भाई, रिश्तेदारों, दोस्तों के बीच में घुलती मिलती रहीं, घूमती रहीं, और जो भी आता मिलने के लिए वो कुछ न कुछ सौगात इनको लेके आता। कोई कीनुओं की टोकरी ले आता, कोई कुछ ले आता। सभी यही चाहते थे कि परदेसी बहन के लिए कुछ न कुछ कर दिया जाए। इस तरह 15 दिन साफिया का पाकिस्तान में बीत जाता है और भारत लौटने की बारी आ जाती है। 15 दिन के बाद जब साफिया भारत लौटने लगती हैं, सामान वामान बांधने लगती हैं, तो सामान में उन्होंने लाहौरी नमक की एक पैकेट या पुड़िया यूँ कहें अपने साथ रखा है, और उस पुड़िया को कहाँ रखें यह इनके लिए समस्या हो रहा है। और कहती हैं कि कहाँ बांध कर ले जाएं, कहाँ रख कर ले जाएं, यह समस्या उनके लिए एक बड़ी समस्या हो गई है। धीरे से साफिया अपने बड़े भाई से, जो कि पाकिस्तान में पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, उनसे एक सवाल पूछती हैं और कहती हैं कि क्या यह नमक में ले जा सकती हूँ। कि कहीं ना कहीं साफिया को भी इस बात का पता है कि नमक ले जाना गैर कानूनी है, लेकिन साफिया उस सिख बीबी के लिए वो रिस्क उठाना चाहती हैं, वो नमक लेकर आना चाहती हैं। वह अपने भाई से, जो कि पाकिस्तान पुलिस में अधिकारी हैं, उनसे पूछते हैं कि नमक ले जा सकती हूँ। यह सुनते ही भाई उन्हें बड़े हैरत से देखते हैं और कहते हैं कि बाजी, आपको नमक ले जाने की क्या ज़रूरत है, आपके हिस्से में तो यूं ही नमक बहुत ज़्यादा आया है। कहने का तात्पर्य है कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय नमक वाला जो ज़्यादा हिस्सा है वो भारत के हिस्से आया है, आप फिर पाकिस्तान से नमक किसके लिए क्यों ले जाना चाहती हैं। तो वो कहती हैं कि नमक, और भाई कहते हैं कि आप नमक मत ले जाइए, आप नमक नहीं ले जा सकते, यह गैर कानूनी है। भाई जब ये कहते हैं तो वह नाराज़ होती हैं और कहती हैं कि मैं हिस्से बकरे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी माँ के लिए ले जाना चाहती हूँ नमक। भाई चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं कि कौन सी माँ। भाई को तो इस बात का पता है कि उनकी माँ का तो देहांत बंटवारे के पहले ही हो गया था, अब किस माँ के लिए नमक ले जाना चाहती है। भाई के साथ बातें होती हैं जिसमें साफिया नाराज़ हो जाती हैं। भाई उन्हें नरमी से समझाते हैं कि आपको कस्टम से गुजरना होगा और कस्टम में आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर दिया जाएगा, और अगर इसमें से ऐसा कोई गैर कानूनी सामान निकला, नमक जैसा कोई सामान निकला, तो इसमें आपकी फजीहत हो जाएगी और हमारी भी फजीहत होगी, ऐसा भाई समझाते हैं। इस पर साफिया कहती है कि निकल क्या आएगा, मैं कोई चोरी से ले जाना चाहती हूँ, मैं चोरी वोरी से नहीं ले जाऊंगी, मैं दिखा कर ले जाऊंगी। बहुत बार समझाने पर भी साफिया इस बात को मानने से इनकार कर देती हैं। वो तैयार नहीं होती है कि नमक वो नहीं ले जा सकती हैं, और वो पाकिस्तान का लाहौरी नमक ले जाना गैर कानूनी है, इस बात को विश्वास नहीं करती हैं। वह कभी कीनुओं की टोकरी में उस नमक को रखती हैं, छुपाती हैं, ऊपर से वो कब्र के जैसा दिख रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि वो कीनुओं की टोकरी में छुपा कर ले जाएं। इस तरह वो कई तरह से प्रयास करती हैं कि कहीं छुपा कर ले जाएं। बात बात में उन्हें अपने माँ के द्वारा कही गई एक कहानी याद आती है, जिसमें एक राजकुमार होता है जो अपनी रान में, रान अर्थात जांघों को काट कर उसके भीतर हीरा छुपा कर लेकर आता है, और वो कई तरह के दुष्ट आत्माओं, चोरों, डकैतों और सबसे बचकर वो अपने जांघ में हीरे को छुपा कर चला आता है। वो ऐसी किसी, या यूँ कहें मिराकल या जादू की भी कल्पना करती हैं कि काश ऐसा हो जाता कि वो अपना हृदय चीर कर उसमें नमक भर कर लेकर चली जाती, लेकिन वो ले आना जरूर चाहती हैं उस सिख बीबी के लिए। तो ऐसा कहते हुए, चिंतन करते करते साफिया की रात गुजर जाती है। उन्हें कोई ऐसी तरकीब दिखाई नहीं देती है कि वह नमक छुपा कर ला सकें, और कहते हैं कि भावना के कारण उनके हृदय में बहुत दुख होता है कि काश वो अपने हृदय को चीर कर उसमें नमक छुपा के ले जाती, और वो आह भरती हैं कि किस प्रकार नमक को लेकर जाएं। साफिया भारत आने के लिए निकल पड़ती हैं, फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी हैं, और वो कीनुओं के नीचे नमक के पैकेट को छुपा कर रखी हैं। अचानक से जब सामान कस्टम के अधिकारियों के बीच में से गुजरने लगता है, गुजरने की बारी आती है, तो वो कीनुओं के नीचे से नमक निकाल लेती हैं और अपने बैग में रख लेती हैं। कस्टम के अधिकारियों से जब सारा सामान वहाँ से चेक होने के बाद रेलवे की तरफ बढ़ता है, तब वहाँ पर क्यों बढ़ती हैं, वो रेलवे का किराया जो दिल्ली तक का है उनके भाई ने दे दिया है, और वो टिकट लेकर खड़े हैं, और जैसे ही वो रेल की ओर बढ़ने लगती हैं तो वहाँ जो एक कस्टम का अधिकारी है, वहाँ पर जो थोड़ा डरती भी हैं और कस्टम के अधिकारी की तरफ बढ़ती हैं और कहती हैं कि धीरे धीरे वो बढ़ती हैं कस्टम के अधिकारी की तरफ,
और उसके सामने वो नमक का पैकेट रख देती हैं। और जब बाहर निकलती हैं तो मोहब्बत का तोहफा वह चोरी से ले जाना नहीं चाहती हैं और वो कस्टम के अधिकारी के सामने नमक के उस पैकेट को रखती हैं, यह फैसला लेते हुए कि वह चोरी से नहीं ले जाएंगी। और बैग में से निकाल कर वह नमक की पैकेट कस्टम अधिकारी के पास जाकर हिचकिचाते हुए उनके सामने रखकर सारी बातें बताती हैं। कस्टम अधिकारी बड़े शांति से उनकी बातें सुनते हैं और नम्र भाव से उनकी बातें समझते हुए सुनते हुए जब पूरी बातें हो जाती हैं तो कस्टम के अफसर का वतन वो पूछती हैं, आप कहाँ के हैं, आपका वतन कहाँ है? तो वे अपने वतन दिल्ली बताते हैं। कस्टम के अधिकारी जो पाकिस्तान बॉर्डर पर बैठे हैं वो कहते हैं कि मेरा वतन तो दिल्ली है। साफिया जी अपने वतन लखनऊ बताती हैं और लखनऊ की बातें होने लगती हैं और नमक की पुड़िया जब उनकी तरफ वो बढ़ाकर सारी बातें बता चुकी होती हैं, लाहौरी नमक मंगाने की अपनी सिख बीवी की सारी बात बता देती हैं, तो जब कस्टम के अधिकारी उसको उठाते हैं और लपेट कर उनके हैंडबैग में वापस डाल देते हैं और उनके साथ कुछ दूर तक आकर उनको छोड़ते हैं और आने के बाद कहते हैं कि जामा मस्जिद को मेरा सलाम कहिएगा। कहने का तात्पर्य है कि कस्टम अधिकारी जो पाकिस्तान में काम करते हैं, मुसलमान हैं, पाकिस्तान में काम करते हैं, लेकिन उनका जन्म स्थान दिल्ली है और वो पाकिस्तान में रहते हुए जब साफिया की सारी बातें सुनते हैं, नमक उनके बैग में रख देते हैं, तब आकर वो कहते हैं कि मेरी तरफ से जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर सलाम कहिएगा। अर्थात मेरा वतन तो दिल्ली है और जामा मस्जिद मेरी पवित्र मस्जिद है, तो मेरी तरफ से जामा मस्जिद में सलाम कहिएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य कि रहते वो वहाँ हैं, लेकिन जामा मस्जिद के प्रति और दिल्ली के प्रति उनके हृदय में जो प्रेम है वह उनके शब्दों में पूरी तरह दिखाई देता है, ऐसा कहते हैं। और सिख बीबी को वह कह दीजिएगा कि आज भी उनका लाहौर उनका वतन है। रहने वाले इधर के, रहने वाले उधर के, किसका कौन सा वतन है यह तय कर पाना बड़ा कठिन है। और जामा मस्जिद में सलाम भेजते हैं और सिख बीबी को कहते हैं कि मेरी तरफ से सिख बीबी को कहेगा कि उनका वतन तो लाहौर है और जब भी आएंगी उनका वतन लाहौर ही रहेगा। रेल पर चढ़ जाती हैं साफिया और रेल सरहद की तरफ दौड़ने लगती हैं। जैसे जैसे रेल सरहद की तरफ दौड़ने लगती है, अटारी बॉर्डर आता है। जब पाकिस्तान से रेल चलती है तो उसमें पाकिस्तान पुलिस के अधिकारी रहते हैं और जैसे ही अटारी बॉर्डर पर अटारी आती हैं तो भारतीय पुलिस चढ़ जाती हैं। जैसे ही भारतीय पुलिस चढ़ते हैं तो लेखिका के मन में, रजिया सज्जाद जी के मन में यह बात दिखाई देती है, भावना दिखाई देती है कि दोनों का चेहरा एक जगह, पहनावा ओढ़ावा एक जैसा, इवन भाषाएं भी एक जगह एक ही जैसी हैं। और कब लाहौर आया और कब भारत आ गया उनको ज़मीन में कोई फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं कि कब लाहौर था और कब लाहौर ख़त्म होकर भारत की सीमा अमृतसर शुरू हो गया। एक सी ज़मीन और एक सी सूरतें, एक सा लिबास, एक सा लबो लहजा, यहाँ तक कि गालियाँ भी दोनों पुलिस वाले आपस में एक दूसरे को एक जैसी ही दिया करते थे। हंसी मजाक में दो गालियाँ दी जाती थीं, भारतीय पुलिस की तरफ से पाकिस्तान पुलिस को और पाकिस्तान पुलिस की तरफ से भारतीय पुलिस को। जैसे जैसे ड्यूटी बदलती है तो दोनों जब चढ़ने उतरने लगते हैं तो आपस में बातें करते हैं, तो गालियाँ भी एक ही जैसे देते हैं, बातें भी एक जैसे कहते हैं, चेहरे भी एक ही जैसे होते हैं और जो गालियाँ से नवाज रहे हैं वो सारी गालियाँ भी एक जैसे हैं। लेखिका कहती है कि अंतर मुझे सिर्फ एक बात का दिखाई देता है, भारत पाकिस्तान में हर चीज़ एक जैसा दिखता है, अंतर सिर्फ एक बात का दिखता है कि दोनों तरफ की जो पुलिस है उसके कंधे पर जो बंदूक की गोलियां हैं वो बंदूक भरी हैं, वो गोलियों से भरी हैं। अर्थात भाषा, वाणी, लिबास, लहजा, चेहरा, मोहरा सब एक जैसा है, सिर्फ अंतर है तो कंधे पर लटकती बंदूक का, जो कि दोनों पुलिस के अधिकारियों के कंधे पर लटक रही हैं। इस तरह कहते हैं कि दोनों तरफ बंदूकें हैं लेकिन मेल मिलाप, स्नेह, प्रेम सब एक जैसा है। अमृतसर में जब गाड़ी रुकती है और साफिया का सामान कस्टम के जांच से बाहर निकलता है तो देखती है कि कस्टम के अधिकारी जो देखने में बंगाली दिख रहे हैं, अमृतसर में जो कस्टम अधिकारी वो बंगाली दिख रहे हैं और पाकिस्तान में जो कस्टम अधिकारी थे वो मुसलमान थे, तो अमृतसर में जो बंगाली की तरह लग रहे हैं उनकी तरफ साफिया बढ़ती हैं और नमक की पुड़िया उनकी ओर बढ़ाकर फिर वो सारी बातें बताती हैं और सिख बीबी के द्वारा मांगा गया लाहौरी नमक और किस प्रकार वो प्रेम का वो पैगाम लेकर पाकिस्तान से आ रही हैं या आना चाहती हैं, उस सिख बीबी को देने के लिए सारी कथा कह सुनाती हैं। सारी बातें सुन वो बंगाली बाबू जो कस्टम अधिकारी थे वो उन्हें अपने केबिन में ले जाते हैं, वहाँ बैठाकर चाय भी पिलाते हैं और सारी बातें सुनते हैं
और अपनी भी बातें कहते हैं। और कस्टम अधिकारी ने अपना वतन ढाका बताया, कहा कि मैं ढाका का हूँ। कोई पाकिस्तान में काम कर रहा है जिसका वतन दिल्ली है, कोई अमृतसर में काम कर रहा है जिसका वतन ढाका है। ये कैसा विस्थापन का दौर है। आपकी जन्मस्थली का नाम अब दूसरे देश में जुड़ गया है, तो आप परदेशी तो नहीं हो जाएंगे। तो जो कस्टम अधिकारी हैं जब अपना वतन ढाका बताते हैं और अपना मित्र उनका जो एक है शमसुल इस्लाम, उनकी दी हुई गिफ्ट की हुई किताब के बारे में अपने ड्रॉयर से निकालते हैं और साफिया को दिखाते हैं कि मेरा मित्र शमसुल इस्लाम, जो कि बंगाली के प्रबुद्ध लेखक हैं, नजरुल इस्लाम की द्वारा लिखी हुई किताब उनको भेंट किया था। अर्थात नजरुल इस्लाम कहने को मुसलमान हैं, लेकिन उन बंगाली के प्रबुद्ध लेखक हैं। उनकी लिखी हुई किताब शमसुल इस्लाम, जो कि कस्टम अधिकारी के मित्र हैं, उनको गिफ्ट किया था वहाँ से चलते समय। तो इस तरह कोई कहीं का जन्म स्थान हो, लेकिन उसका वतन तो उसका वतन होता है। इस तरह वतन की आह सबके हृदय में एक समान दिखाई देती है। और लेखिका कहती हैं कि आज भी मेरा वतन ढाका है, ऐसा कस्टम के अधिकारी कहते हैं। उठते वक्त कस्टम अधिकारी नमक की पुड़िया साफिया के बैग में रखते हैं और आगे आगे चलते हैं और उनको रेलवे के ब्रिज तक पहुंचा देते हैं, पुल की सीढ़ियों तक पहुंचा देते हैं कि आप जाइए, नमक को लेकर जाइए। और साफिया जब पुल पर चढ़ती हैं तो देखती हैं कि बंगाली बाबू जो कस्टम अधिकारी हैं वो नीचे सीढ़ियों पर खड़े हैं। और लेखिका कहती हैं कि कस्टम में किसका वतन किस तरफ है, एक वतन के कस्टम के उधर या कस्टम के इधर, यानी किसका वतन इधर है। कोई वहाँ का है, कस्टम अधिकारी यहाँ का है, कस्टम अधिकारी यहाँ का है, काम कर रहा है पाकिस्तान में, ढाका में। तो इस तरह वतन किसका कहाँ है कोई नहीं जानता, सबको अपने वतन से उतना ही प्रेम है। अर्थात क्या धर्म और मजहब के आधार पर जो सरहद के आर पार फेंक दिए गए ऐसे लोगों की पीढ़ी, जिनके दिलों में अपनी जन्मस्थली के लिए गहरा लगाव है, क्या खत्म हो जाता है? आप क्या सरहद के इधर से उधर फेंक दिए जाते हैं तो क्या आपका लगाव खत्म हो जाता है, या रफ्ता रफ्ता सब कुछ ठीक हो जाता है, या सब कुछ ठीक होने की उम्मीद खत्म हो जाएगी, या नई पीढ़ी के आने पर यह उम्मीद फिर भी बनी रहेगी? साफिया के द्वारा यह चिंतन चल रहा है और साफिया नमक लेकर भारत आती हैं। इस पूरी कहानी में रजिया सज्जाद जी ने भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय के दर्द को बहुत बखूबी से उजागर किया है और कहा है कि जो लोग अपना वतन छोड़ते हैं तो अपने वतन की बहुत सारी पसंदीदा और अच्छी चीज़ें भी उनकी छूट जाती हैं, जिसको वो हमेशा अपने दिल में कसक की तरह याद करते हैं। आपका वतन ढाका हो या आपका वतन पाकिस्तान हो या आपका वतन भारत हो, आपको अपने हृदय में अपने वतन के लिए प्रेम तो हमेशा ही रहता है। चाहे कस्टम कुछ भी कहे, नियम कानून कुछ भी कहे, वतन का दर्द और वतन जाने का दर्द तो एक समान होता है। और इस तरह विस्थापितों की दर्द को उजागर करती हुई नमक कहानी मुझे आशा है आपको सफलता दिलाएगी। अगर आपको सफलता दिला सकने में समर्थ है तो चैनल को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।